हेलो एवरीवन। आज हम और कुछ एमसीक्यूज के साथ स्टार्ट करते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के, और क्वेश्चन के साथ साथ हम टॉपिक से रिलेटेड जो भी उसके एक्सप्लेनेशंस हैं उनको भी समझते जाएंगे ताकि हमारा टॉपिक जो है अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन से चालू करते हैं हम। Which component of an operating system is responsible for managing the files? तो फाइल्स को मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कंपोनेंट यूज होता है दैट इज कॉल्ड योर फाइल सिस्टम मैनेजर। ठीक है, ये क्या कंपोनेंट है जो कि आपकी फाइल्स को तो मैनेज करता ही है, उसके अलावा जो डायरेक्टरीज हैं आपके स्टोरेज के अंदर उनको भी मैनेज करता है। ऑल्सो ये मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है आपकी फाइल्स के स्टोरेज के लिए। ठीक है, उसकी नेमिंग क्या होगी, शेयरिंग कैसे हो रही है फाइल्स में, ठीक है, और प्रोटेक्शन के लिए। तो इन सब के लिए जो मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है वो भी आपका फाइल सिस्टम मैनेजर ही कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी फंक्शन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ये बेसिकली आपका फंडामेंटल सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो कि अलाउ करता है कि आपका जो कंप्यूटर है उसको एफिशिएंटली ऑपरेट किया जा सके। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूजर इंटरफेस भी प्रोवाइड कराता है, हार्डवेयर रिसोर्सेज को भी मैनेज करता है, और जो रनिंग एप्लीकेशंस है उनको भी मैनेज करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कर्नल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो कर्नल है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो कर्नल जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये कोर पार्ट होता है जो कि क्या मैनेज करता है, आपके हार्डवेयर इंटरेक्शन को मैनेज करता है, ऑल्सो इंक्लूडिंग द मेमोरी, सीपीयू टाइम, डिस्क स्पेस एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। तो ठीक है, कर्नल क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट हो गया, ठीक है, इट इज अ कोर पार्ट। और ये क्या काम के लिए आता है, ये मैनेज करता है आपके हार्डवेयर इंटरेक्शंस को, ऑल्सो इंक्लूडिंग मेमोरी, सीपीयू टाइम, डिस्क स्पेस एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द पार्ट दैट मैनेजेस द हार्डवेयर इंटरेक्शन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आप देखें तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप है, बट दिस सीक्वेंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट रिकॉग्नाइज एज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जबकि इसके अलावा जो रेस्ट थ्री ऑप्शन है आपके, दे आर वेल नोन क्लासिफिकेशंस ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर प्रोसेसिंग स्ट्रेटजीज एंड द एप्लीकेशंस। नेक्स्ट देखिए, इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट इज द रोल ऑफ अ शेड्यूलर। ठीक है, शेड्यूलर का रोल क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि शेड्यूलर का मतलब क्या होता है। तो शेड्यूलर जो होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये डिटरमाइन करता है कि कौन सी प्रोसेस जो है वो रन करेगी एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। किसी भी समय पे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन सी प्रोसेस को रन करना है, ये डिटरमाइन किया जाता है शेड्यूलर के द्वारा। इसके अलावा ये क्या मैनेज करता है, सीपीयू टाइम एलोकेशंस को मैनेज करता है, जो कि मल्टीपल प्रोसेसेस के बीच में शेयर होती है, ठीक है ना, ताकि जो आपका एग्जीक्यूशन है वो एफिशिएंट हो सके। तो शेड्यूलर का काम क्या है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन सी प्रोसेस रन होनी है वो डिटरमाइन करना, और इसके अलावा जो प्रोसेसेस हैं, ठीक है ना, मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, उनके बीच में जो सीपीयू टाइम एलोकेशन है उसको मैनेज करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके पास एक जॉब क्यू होती है, रेडी क्यू होती है, ये सीपीयू जो इसका टाइम आपको एलोकेट करना है, और एक ऑप्शन है आपका यहाँ पे क्या, पार्शियली एग्जीक्यूटेड स्वैप्ड आउट प्रोसेस। तो इनको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि शेड्यूलर के टाइप्स क्या होते हैं। तो देखो, शेड्यूलर्स किस किस टाइप के होते हैं। एक होता है आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कॉल्ड एलटीएस, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कॉल्ड एसटीएस एंड मीडियम टर्म शेड्यूलर कॉल्ड एमटीएस। ठीक है, तो अगर हम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की बात करें तो ये शेड्यूलर क्या होता है, मैंने देखो यहाँ पे डिफरेंसेस भी मेंशन कर रखे हैं। जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है ये क्या होता है, एक जॉब शेड्यूलर है, ठीक है ना। ये क्या करता है, प्रोसेस को लेता है कहाँ से, जॉब पूल से, यानी कि जॉब क्यू में से प्रोसेस को लेता है, ठीक है ना। इसकी स्पीड जो होती है कम होती है रादर देन योर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ठीक है। और ये क्या कंट्रोल करता है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो जॉब क्यू से शेड्यूल आपकी प्रोसेसेस को सेलेक्ट करेगा और उसको किसको फैच कर दे, सेंड कर देगा रेडी क्यू के अंदर। अब जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, इसका क्या काम है, ये एक सीपीयू शेड्यूलर है, यानी कि ये क्या करता है, जो प्रोसेसेस हैं उनको रेडी क्यू में से ऑप्ट करता है और उनको सीपीयू को सेंड कर देता है। अब यहाँ पे जो काम होता है ना, ये फास्ट होता है, ठीक है ना, बाकी दो शेड्यूलर से। जो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म शेड्यूलर है उनसे फास्ट होता है आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर जो है डिग्री ऑफ प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग जो है उसका कंट्रोल कम
होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर। इसका काम क्या है, एक तरीके से इसे क्या बोलेंगे, एक प्रोसेस है फॉर द स्वैपिंग शेड्यूलर, सो इट इज अ प्रोसेस स्वैपिंग शेड्यूलर, ठीक है। प्रोसेसेस को स्वैप करने के लिए जो शेड्यूलर काम आता है वो होता है आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर। ये क्या करता है, ये प्रोसेसेस को या तो वो रनिंग स्टेट में या वेट डेड स्टेट में वहां से प्रोसेसेस को लेता है और उनको फिर स्वैप्ड आउट करता है। और इसकी स्पीड जो होती है वो LTS और STS के बीच में होती है, और ये जो मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। तो ये तीनों शेड्यूलर्स हैं, ठीक है। उन्हीं से इनका जो ये कैसे शेड्यूलिंग परफॉर्म होती है प्रोसेसेस की वो आप डिटरमाइन कर सकते हो। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि शेड्यूलर का रोल क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो शेड्यूलर का रोल क्या होता है, टू डिटरमाइन विच प्रोसेस रन्स एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, मल्टीटास्किंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज फॉर, ठीक है। जो मल्टीटास्किंग होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो किस लिए अलाउ होती है, देखो मल्टीटास्किंग क्या करती है, इनेबल करती है कि एक सिंगल यूजर जो है वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सके एक ही टाइम में, ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, ठीक है। और उससे क्या कर सकते हैं आप, मैनेज कर सकते हो एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोसेस एंड एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली। तो मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है, एक सिंगल यूजर इट कैन परफॉर्म अ मल्टीपल टास्क एट वन टाइम ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, टू मैनेज द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोसेसेस और एप्लीकेशंस दी साइमल्टेनियसली। जैसे यहाँ पे देखो एक वर्ड प्रोसेसिंग भी चल रहा है, यहाँ पे कहीं पे वेब ब्राउजर भी ओपन है, ठीक है ना, ईमेल के भी प्रोसेसेस चल रहे हैं। तो मल्टीपल प्रोसेसेस जो है सिंगल यूजर के द्वारा एक ही टाइम पे परफॉर्म किया जा रहा है, इसको कहा जाता है मल्टीटास्किंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अ कंप्यूटर इज रनिंग वेरी स्लो, द मोस्ट लाइकली कॉज। अगर कोई कंप्यूटर बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है ना, तो उसका मेन कारण क्या हो सकता है, उसका मेन कारण ये हो सकता है कि उसके अंदर जो रैम है वो है इनसफिशिएंट, ठीक है। यानी कि अगर कंप्यूटर धीरे रन कर रहा है तो उसका कारण हो सकता है इनसफिशिएंट रैम। क्यों, क्योंकि ये क्या लिमिट कर देती है, जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं जो कि साइमल्टेनियसली रन कर सकती हैं किसी भी CPU पे, किसी भी कंप्यूटर पे, उसको लिमिट कर देती है। अगर रैम कम होगी तो आप कम एप्लीकेशंस को साइमल्टेनियसली रन कर पाओगे, और अगर आप कोशिश कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि एक से ज्यादा, मतलब उसकी जो लिमिट है उससे ज्यादा एप्लीकेशंस रन करना, तो उस केस में आपकी रैम क्या हो जाती है, फुल हो जाती है। और उस टाइम पे जो सिस्टम है वो डिस्क स्पेस कैसे यूज करता है, एज अ वर्चुअल मेमोरी यूज करता है, जो कि काफी स्लोअर होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनसफिशिएंट रैम। नेक्स्ट देखिए, प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, देखो प्रोसेस ना एक इंस्टेंस होता है आपके कंप्यूटर प्रोग्राम का जो कि एग्जीक्यूटेड होता है, ठीक है ना, दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, जिसको हमें एग्जीक्यूट करना है। वो प्रोसेस जो होता है एक इंस्टेंस होता है आपका प्रोग्राम का। ये क्या कंटेन करके रखता है, प्रोग्राम का कोड कंटेन करके रखता है और उसकी जो भी करंट एक्टिविटीज है उनको कंटेन करके रखता है, ठीक है ना। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के डिपेंड करता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस पे आप बता सकते हो कि कोई प्रोसेस जो है वो मल्टीपल थ्रेड से भी बना हुआ हो सकता है, सिंगल थ्रेड भी हो सकता है, ठीक है ना। और उनका एग्जीक्यूशन कैसा है, कॉन्करेंटली है, सीक्वेंशली है, वो सब डिपेंड करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो प्रोसेस क्या हो गया, इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। कई बार ना एग्जाम में जो इसकी लाइफ साइकिल है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये इसका लाइफ साइकिल है, ठीक है ना, प्रोसेस का। प्रोसेस न्यू स्टेट में होता है, न्यू से वो रेडी स्टेट में जाता है। अगर उसको आप CPU के रिसोर्सेज फ्री मिलते हैं तो रनिंग स्टेट में चला जाता है। सपोज यहाँ पे कोई इंटरप्ट आ गया तो वापस से या तो रेडी स्टेट में जाएगा, या फिर अगर वो कोई IO सर्विसेज की वेट कर रहा है कंप्लीट होने की तो वेटिंग या ब्लॉक्ड स्टेट में चला जाता है। और अगर कोई प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो कौन से स्टेट में चला जाता है, टर्मिनेटेड स्टेज में, ठीक है। अगर और रेडी से रनिंग स्टेट में लाने के लिए हम कौन सा डिस्पैचर यूज करते हैं, यहाँ पे शेड्यूलर डिस्पैचर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट थ्रेड्स विद इन द सेम प्रोसेस। तो देखो थ्रेड क्या होता है, अगर विद इन द सेम प्रोसेस पूछ रहा है ये हमसे, तो थ्रेड विद इन द सेम प्रोसेस क्या करता है, शेयर करता है क्या क्या चीजें, मेमोरी स्पेस को शेयर करता है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, अगर आप सेम मेमोरी स्पेस को शेयर करते हो तो दे विल अलाउ यू टू रीड एंड राइट द सेम डेटा एंड कम्युनिकेट मोर इजीली देन प्रोसेसेस। एक जब आप मल्टीपल प्रोसेसेस को कम्युनिकेट कराना चाहते हो तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें सेम मेमोरी स्पेस शेयर नहीं होता। जबकि थ्रेड क्या होता है, प्रोसेस के अंदर जो थ्रेड्स होते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं, वो एक सेम मेमोरी स्पेस को शेयर करते हैं, जो कि उन थ्रेड्स को अलाउ करता है कि वो जो डेटा है, जिस सेम डेटा पे वो वर्क कर रहे हैं उस पर रीड और राइट परफॉर्म कर सके, ऑल्सो इजीली कम्युनिकेट कर सके विद द अदर थ्रेड्स, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान रखना, जो थ्रेड्स होते हैं उनके रजिस्टर और स्टैक जो होते हैं इंडिविजुअल होते हैं, बट जो
चीजें शेयर करते हैं वो क्या करते हैं, कोड, डेटा एंड फाइल्स। अब यहाँ पे मैंने देखिए 2 एग्जांपल दे रखे हैं। एक प्रोसेस दे रखा है जो कि सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस है, तो इसमें एक ही थ्रेड है जो रन कर रहा है, ठीक है ना, तो इसका खुद का रजिस्टर और स्टैक होगा। जबकि यहाँ पे देखो एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हैं, तो 3 थ्रेड्स रन कर रहे हैं अपने, ठीक है ना, मल्टीपल थ्रेड है, प्रोसेस है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कोड, डेटा, फाइल, यानी कि ये सेम मेमोरी स्पेस इनका शेयर हो रहा है, लेकिन हर थ्रेड का अपना अपना इंडिविजुअल रजिस्टर और स्टैक यहाँ पर है। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है, तो देखो रजिस्टर स्टैक जो होता है हर थ्रेड का अपना इंडिविजुअल होता है, जबकि थ्रेड जो है किसी भी प्रोसेस के अंदर सेम मेमोरी स्पेस को शेयर करते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि they share the same CPU but have a that they share the same memory space। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट देखिए, द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ प्रोसेस एंड अ थ्रेड। तो देखो प्रोसेस और थ्रेड के बीच में, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस के अंदर आपके मल्टीपल थ्रेड्स रन करते हैं, ठीक है। तो थ्रेड बेसिकली क्या हो गया, पार्ट हो गया आपके प्रोसेस का। तो प्राइमरी डिफरेंस उसका यही हो जाएगा, थ्रेड इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। उसके अलावा क्या देगा, प्रोसेस इज लेस रिसोर्स इंटेंसिव, ये चीज सही नहीं है। थ्रेड डू नॉट शेयर रिसोर्सेज, थ्रेड शेयर्स रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, तो ये बात भी गलत है। और ऑल ऑफ द अबव तो फिर होगा ही नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा, थ्रेड इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। कई बार इनके डिफरेंसेस पे कई क्वेश्चंस बन जाते हैं एमसीक्यूज के, तो यहाँ पे मैंने थ्रेड के बीच में जो डिफरेंसेस है वो मेंशन कर रखे हैं। तो देखो प्रोसेस की डेफिनेशन देखो तो क्या होती है, एग्जीक्यूशन ऑफ एनी प्रोग्राम इज अ प्रोसेस, जबकि थ्रेड क्या होता है, सेगमेंट और अ सबसेट ऑफ अ प्रोसेस इज अ थ्रेड, ठीक है। कम्युनिकेशन कैसे होता है, देखो जो प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेशन होता है ना उसमें ज्यादा टाइम लगता है, जबकि थ्रेड्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसमें लेस टाइम लगता है। रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो प्रोसेसेस जो है ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं, जबकि थ्रेड्स जो है कम रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं। मेमोरी की अगर हम बात करें तो प्रोसेसेस जो है वो एक दूसरे के साथ कोई मेमोरी स्पेस शेयर नहीं करती है, ठीक है ना, वो अपने इंडिविजुअली एग्जीक्यूट होती है, जबकि थ्रेड्स जो है दे यूज द सेम मेमोरी स्पेस और दे शेयर द सेम मेमोरी स्पेस। डेटा शेयरिंग की अगर हम बात करें तो प्रोसेसेस जो हैं वो डेटा को शेयर नहीं करती, जबकि थ्रेड्स जो हैं वो शेयर कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। साइज की अगर हम बात करें तो प्रोसेस का साइज ज्यादा होगा कंपेयर टू योर थ्रेड्स, क्योंकि थ्रेड्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रेड्स को लाइट वेट प्रोसेस भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन एरर की अगर हम बात करें, अगर वन प्रोसेस विल नॉट अफेक्ट एनी अदर प्रोसेस ड्यू टू, ओके, अगर किसी एक प्रोसेस में एरर आ जाती है तो वो दूसरी प्रोसेसेस को इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि अभी हमने कहा कि वो ना ही सेम मेमोरी स्पेसेस को शेयर कर रही हैं, वो अपने अलोन कैरिड आउट होती है। जबकि अगर थ्रेड्स जो है वो सेम मेमोरी स्पेस को शेयर कर रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर एक थ्रेड में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो दूसरे थ्रेड्स रन ना करें। टर्मिनेशन टाइम की अगर हम बात करें तो प्रोसेसेस जो हैं उनका टर्मिनेशन टाइम ज्यादा होता है रादर देन योर थ्रेड्स। ओके, नेक्स्ट देखियो, इन मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, अभी पहले हमने मल्टीटास्क देखा था, अब हम देखते हैं मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है। जो प्रोसेसेस है ना वो पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। यानी कि जो मल्टीपल प्रोसेसेस हैं दे कैन एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल, ठीक है, दे आर लेवरेजिंग द मल्टीपल सीपीयूज और कोर्स टू इनहेंस परफॉर्मेंस एंड मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज। ओके, सो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सेविंग एंड रीस्टोरिंग द स्टेट ऑफ सीपीयू, ठीक है, सो दैट मल्टीपल प्रोसेसेस कैन शेयर अ सिंगल सीपीयू रिसोर्स, ठीक है। ये ध्यान रखना, सिंगल सीपीयू रिसोर्सेज को अगर आप मल्टीपल प्रोसेस के द्वारा शेयर करवाना चाहते हो तो वहां पे एक आपकी स्विचिंग, आपकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एक प्रोसेस यूज किया जाता है, जो कि क्या करता है, उन मल्टीपल प्रोसेसेस के जो भी स्टेट है उनको सेव और रीस्टोर करने का काम करता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए प्रोसेस P1 और प्रोसेस P2 दो प्रोसेसेस हैं और एक हमारे पास सिंगल सीपीयू रिसोर्स है जिसको हम एग्जीक्यूट, जिसपे हम इन दोनों प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। तो सपोज प्रोसेस P1 जो है वो एग्जीक्यूटिंग स्टेट में था, नाउ यहाँ पे एक इंटरप्ट या सिस्टम कॉल आ गई, ठीक है ना, इसकी वजह से क्या हुआ, इसका जो प्रोसेस P1 है इसका एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया। तो इसने क्या करा, सीपीयू ने प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में जो P1 की स्टेट थी उसको स्टोर करा, ठीक है, और यहाँ पे क्या करा,
और यहाँ पे फिर रीलोड किसकी कर दी स्टेट, इन्होंने रीलोड स्टेट कर दी यहाँ पे PCB2 में, ठीक है, प्रोसेस 2 के लिए, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब सपोज इसके एग्जीक्यूशन के बाद वापस एक इंटरप्ट या सिस्टम कॉल आई, तो वापस ये क्या करेगा, P2 की स्टेट को सेव करेगा, इसकी स्टेट को रीलोड करेगा और अब इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो ये होता है आपका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की वर्किंग। ओके, नेक्स्ट देखिए, Which of the following scenario best demonstrate a deadlock? देखो डेडलॉक का आप बहुत इजीली समझ सकते हो। सपोज यहाँ पे दो प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस P1 एंड प्रोसेस P2। जो रिसोर्स R1 है, ठीक है, वो प्रोसेस P1 को असाइन है और ये कौन सा रिसोर्स की वेट कर रहा है, ये R2 की वेट कर रहा है। इसी तरीके से जो प्रोसेस 2 है उसको R2 तो असाइन है और ये वेट कर रहा है R1 की, ठीक है। तो अब देखो एक तरीके का साइकिल बन गया, जिस रिसोर्स की रिक्वेस्ट प्रोसेस 1 कर रहा है वो प्रोसेस 2 ने होल्ड कर रखी है, और जो जिस रिसोर्स की रिक्वेस्ट प्रोसेस 2 कर रहा है वो रिसोर्स प्रोसेस 1 ने हैंडल कर रखा है। तो एक तरीके से इन दोनों के बीच में एक इंडेफिनेट साइकिल बन गया, ठीक है ना, और दोनों किस में चले गए, एक इंडेफिनेट वेटिंग प्रोसेस में चले गए। तो ये जो स्टेट होती है, ये जो सिचुएशन होती है, ये कहलाती है आपकी डेडलॉक। तो हम क्या कह सकते हैं, two or more processes are waiting indefinitely for an event that can only be caused by one of the waiting process। यानी कि इनमें से ही किसी एक प्रोसेस के द्वारा वो काम कंप्लीट हो, लेकिन उसकी वजह से सारे प्रोसेसेस जो हैं एक इंडेफिनेट वेटिंग स्टेट में चले गए हैं, ये सिचुएशन कहलाती है आपकी डेडलॉक। ओके, नेक्स्ट देखो, इन ऑपरेटिंग सिस्टम और सेमाफोर इज। तो देखो सेमाफोर क्या होता है, सेमाफोर एक सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म है जो कि अलाउ करता है प्रोसेसेस और थ्रेड्स को कि वो एक दूसरे को सिग्नल्स पास कर सके, ठीक है ना। ये ज्यादा कॉमनली किस लिए यूज किया जाता है, आपके रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम कॉन्करेंट एक्सेस, ठीक है। या और क्या हम कह सकते हैं कि आपका जो एग्जीक्यूशन है ना प्रोसेसेस का या थ्रेड्स का, उनको सिंक्रोनाइज करने के लिए और कॉन्करेंट एक्सेस से प्रोटेक्ट करने के लिए रिसोर्सेज को आपका सीमाफोर यूज किया जाता है। सीमाफोर एक तरीके का आप समझ सकते हो कि एक सिग्नल मैकेनिज्म है जो कि प्रोसेसेस और थ्रेड्स को एक दूसरे को सिग्नल देने के काम में आता है, ताकि आपके जो भी प्रोसेस और थ्रेड्स है उनको सिंक्रोनाइज किया जा सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन ऑपरेटिंग सिस्टम अ सेमाफोर इज अ सिग्नल मैकेनिज्म। तो देखो यहाँ पे आपके जो सीमाफोर के टाइप्स हैं, दो तरीके के हो सकते हैं, काउंटिंग सीमाफोर हो सकता है, बाइनरी सीमाफोर हो सकता है। काउंटिंग सीमाफोर की जो रेंज होती है वो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी होती है, जबकि जो बाइनरी सीमाफोर है उसकी रेंज क्या होती है, बाइनरी से पता चला है 2 डिजिट्स हो सकते हैं, या तो 0 या फिर 1, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे इनिशियल वैल्यू 1 है, ठीक है, तो ये अवेलेबल हो गया, ये अवेलेबल हो गया, और इसने क्या करा, जो भी यूज करना था उसको यूज करके सीमाफोर की वैल्यू को क्या कर दिया, 0 कर दिया। इसका मतलब ये वापस क्या हो गया, अनअवेलेबल हो गया। इसको अवेलेबल करना है तो वापस सीमाफोर की वैल्यू को यहाँ पे इन्होंने रीसेट करा, तो जैसे 1 सेट करा तो वापस सीमाफोर से आपका क्या हो गया, जो भी थ्रेड्स और प्रोसेसेस है वो अवेलेबल हो गई, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, द मेन पर्पस ऑफ थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। देखो थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है ये इंश्योर करना, ठीक है, कि कोई भी जो रिसोर्स है पर्टिकुलर, वो एट अ टाइम किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई जो गिवन रिसोर्स है वो सिर्फ एक ही थ्रेड के द्वारा एक्सेस किया जा रहा है, वो पर्पस होता है थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन का। सिंक्रोनाइजेशन ये इंश्योर करता है कि किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई रिसोर्स जो है वो एक ही सिंगल थ्रेड के थ्रू शेयर किया जाए, ठीक है। जैसे ये रिसोर्स है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मल्टीपल थ्रेड सपोज इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, है ना, T1, T2, T3, T4, बट व्हाट वी नीड कि यहाँ पे थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन हो। थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये है कि सपोज अगर T1 इसको एक्सेस कर रहा है तो ये सारे अभी किस में चले जाएं, वेट स्टेट में चले जाएं, ठीक है। जब T1 अपना काम रिसोर्स पे कंप्लीट कर ले और T1 इस रिसोर्स को रिलीज कर दे, तभी हम नेक्स्ट थ्रेड को अलाउ करें कि वो उस रिसोर्स को एक्सेस कर पाए। ये कहलाता है सिनेरियो आपका थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन का। ओके, नेक्स्ट देखो, इन मोस्ट मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम आर न्यू थ्रेड। देखो न्यू थ्रेड जो होता है ना मोस्ट मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे क्रिएट होता है, यूजिंग अ थ्रेड लाइब्रेरी फंक्शन लाइक pthread_create इन C, ठीक है। इस फंक्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कोई भी नया थ्रेड जो है वो क्रिएट कर सकते हो प्रोसेस के अंदर। ये लाइब्रेरीज क्या करती हैं, आपको और भी फंक्शंस प्रोवाइड कराती हैं जिसमें आप थ्रेड्स को मैनेज कर सकते हो, और मैनेज का मतलब हो गया चाहे आप थ्रेड को क्रिएट कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, या उसमें सिंक्रोनाइजेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये पी थ्रेड फंक्शंस जो होते हैं ये यूज होते हैं फॉर क्रिएटिंग अ थ्रेड्स विद इन अ प्रोसेस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, if a program
with multiple threads is using more CPU resources than expected, then you should first. यानी कि आपका कोई प्रोग्राम है या फिर आपका कोई मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम है जिसके अंदर क्या है, एक या एक से ज़्यादा थ्रेड जो हैं अगर वो इनफाइनाइट लूप में चले गए तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो थ्रेड्स जो हैं जितने भी CPU साइकिल्स हैं उन सबको कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना। और इस तरीके के जो थ्रेड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना और करेक्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि हम जो डेडलॉक की सिचुएशन है उसको रिसोर्स को आप रिजॉल्व कर सकें। नेक्स्ट देखिए, a thread is unable to proceed with its execution because it's waiting for a resource that held by another thread। तो देखो ये वापस साइकिल वाली सिचुएशन हो गई कि T1 और T2 है, T1 रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट कर रहा है जो T2 ने हेल्ड कर रखा है और T2 उन रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट कर रहा है जो T1 ने हेल्ड कर रखा है। तो ये साइकिल बन गया। तो ये क्या सिचुएशन हो जाती है, आपकी डेडलॉक की सिचुएशन हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, व्हेन अ प्रोसेस इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू यूजर इनपुट, ठीक है, यानी कि कोई यूजर के इनपुट से और उसको प्रोसेस जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो इसका मेन कारण क्या हो सकता है कि जो आपकी प्रोसेस है वो किस स्टेट में चली गई है, डेडलॉक स्टेट में। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इसमें हमने 20 क्वेश्चंस कवर किए, जिसके अंदर हमने क्वेश्चंस के साथ साथ टॉपिक्स को भी समझा। टॉपिक्स में अगर कोई चीज़ का डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए था तो वो मैंने यहाँ पे आपको दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।